वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज डॉक्टर हैदर अब्बासी हमारे मेहमान हैं, मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और हम गेट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने जहां बात छोड़ी थी वहां पे एच पाइलोरी का और गैस्ट्राइटिस का तस्करा हो रहा था। तो मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब की एच पाइलोरी जिसे आप कह रहे हैं, ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये होती कैसे है और क्यों है, और कौन से लोग हैं जो कि इसके ज़्यादा शिकार हो सकते हैं? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बैक्टीरिया है और ज़ाहिर अच्छी चीज़ नहीं है। आलूदा पानी या आलूदा खुराक से ये ट्रांसमिट होता है, अक्सर पानी में रहता है और अक्सर लोगों को ये होता भी है, लेकिन सब में ये सिम्टम्स कॉज नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो जिन लोगों में ये सिम्टम्स कॉज करता है उनको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हीं में कॉम्प्लिकेशन का भी चांस होता है। अब इसमें होता ये है कि जब आपके मैदे में ये जरासीम होता है और ये सोजन कर रहा होता है तो आपके मैदे में सोजन होती है, आपको तेज़ाबियत महसूस होती है, सीने में जलन महसूस होती है, दर्द हो सकता है, आगे जाके अल्सर बनवा सकता है। जब अल्सर होता है तो इसका मतलब होता है, आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आपके मैदे में एक ज़ख़म हो गया। जब ज़ख़म हो जाता है तो उससे फिर खून भी बह सकता है। फिर अगर खून आएगा तो आपको अगर कै आती है तो खून की कै आती है, या फिर अगर वो खून बाहर नहीं आया और वो आंत में चला जाता है और फिर आपके पाखाने में आता है तो आपका पाखाना बिल्कुल काला स्याह रंग का आएगा। तो मरीज़ को ये दो अलामात आती हैं कि या तो वो कहेगा मेरे कै में खून आ रहा है, या मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और मेरा पाखाना जो है वो बिल्कुल स्याह काले रंग का है। HB लेवल भी इसी की वजह से बहुत नीचे आना शुरू हो जब जाता ब्लड है। ज़ाया होना शुरू हो जाए। तो ये तो हैं अलामात अल्सर की, और फिर लॉन्ग टर्म में आगे जाके ये मैदे का कैंसर भी करवा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इतना खतरनाक बैक्टीरिया है तो फिर तो कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। उसमें ये होता है, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है, वो ये होता है कि आपको सारी मैदे की अलामात आ रही होती हैं, आप सारे टेस्ट करवा लेते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा होता, कोई वजह नहीं, आपके ब्लड टेस्ट ठीक है, आपका अल्ट्रासाउंड ठीक है, आपकी एंडोस्कोपी ठीक है, किसी किस्म की कोई वजह नहीं मिल रही होती। उसमें अमूमन एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रोल होता है। तो जब आप पेशेंट को टेस्ट करते हैं और अगर उसका एच पाइलोरी पॉजिटिव आ गया और आपने ट्रीट भी कर दिया, स्टिल वो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल नहीं पाता। और मैंने ये देखा है कि अक्सर पेशेंट को एच पाइलोरी तंग नहीं कर रहा तो उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन तंग कर रही होती है। तो वो फिर इस चीज़ से जब वो देखता है कि मेरा ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो फिर इसको सर्च करता है और कहता है अच्छा इससे अल्सर होता है, इससे कैंसर भी हो जाता है और ये जरासीम मेरे अंदर आ गया, तो वो एंग्जाइटी में चला जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये एंग्जाइटी जो है ना, इस एंग्जाइटी को तो मैं भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि एक आपको थ्रेट इतना बड़ा नज़र आ रहा है तो ज़ाहिर आप परेशान और खौफजदा तो होंगे, वो तो एक बड़ी नेचुरल बात है। लेकिन ये इसके अर्ली सिम्टम्स क्या नहीं आते? क्या खून की कै होने से या मतलब इसके स्टूल में इतने नज़र आने से पहले कुछ पता नहीं चल रहा होता कि अच्छा, आपको इसमें मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो मेरा मकसद ये होगा कि पेशेंट्स में जो इसकी वजह से खौफ है उसको थोड़ा कम किया जाए। देखें, एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा लोगों को होता है और सब लोगों में ये ना अलामात पैदा करता है, ना अल्सर कराता है और ना कैंसर करवाता है। मैंने ये देखा है कि जब आप एच पाइलोरी ट्रीट कर लेते हैं, टेस्ट साफ़ भी हो जाते हैं, मरीज़ की अलामात बरकरार रहती हैं। इसका ये मतलब है कि वो जो अलामात आ रही थी वो एच पाइलोरी की वजह से नहीं बल्कि वो एंग्जाइटी की वजह से आ रही थी। और आपने जब वो अपने आप को इतना परेशान कर लिया, अपने अंदर एक चीज़ इतनी खौफतारी हो गया उसका कि अब आपकी जो एच पाइलोरी है वो ट्रीट हो चुका है, स्टिल सिम्टम्स रह रहे हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि एक तो जब आप मैदे की अलामात आएँ तो पहले तो आप किसी डॉक्टर को, मुस्तनद डॉक्टर को दिखा के। वो कौन सी अलामात हैं जिनके ऊपर हमें फौरी तौर पे अलर्ट होना चाहिए? देखें, वैसे अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत हो रही है, लंबे टाइम से हो रही है, आपको खट्टा पानी आता है या आपका वज़न गिर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कै में खुदा न खासा खून आ गया या पाखाना का, ऐसे में तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जब वो आपका टेस्ट करवाएगा तो एच पाइलोरी का एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन चीज़ आजकल हो रही है, जो मिस यूज़ हो रही है, वो ये हो रहा है कि एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है जो ब्लड से होती है, जिसकी किट्स बड़ी फ्रीली अवेलेबल हैं। वो जिसका एक दफ़ा पॉजिटिव आएगा वो लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो एंटीबॉडी टेस्ट है। आपने ट्रीट कर लिया वो फिर भी पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे यहाँ होता ये है कि फर्स्ट टाइम अगर किसी का पॉजिटिव आया, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है, आप ट्रीट कर लें, लेकिन उसके बाद वो बेशक पॉजिटिव आता रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही रहना है। अब होता ही है कि पेशेंट गया किसी पेरिफेरी में, क्लिनिक में, वहाँ किट पे टेस्ट करे, हो आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव है, वो ये बार बार करवाए जा रहा होता है और वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता कि ये टेस्ट ही ठीक नहीं है। तो बेसिकली आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जो टेस्ट करवा रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो एच पाइलोरी जो ब्लड में टेस्ट होता है, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग, ये आप ना करवाएं। फर्स्ट टाइम करवाते हैं अलग बात है, अदरवाइज आप इसको ना करवाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपको एंग्जाइटी देगा, आपको फ़ायदा नहीं करेगा।
अगर इसका आपने टेस्ट कराना है तो इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो फिर स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है, आपका स्टूल का सैंपल लिया जाता है, उसमें टेस्टिंग की जाती है, या फिर एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट है जो सांस के ज़रिए टेस्ट किया जाता है, या फिर ज़्यादा केसेस में जब सिम्टम्स वेयर हों तो हम जब एंडोस्कोपी करते हैं तो बायोप्सी ले लेते हैं, उस बायोप्सी में भी एच पाइलोरी का पता लग जाता है। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है, पहले ये देख लें कि आप टेस्ट कहाँ से करवा रहे हैं और कौन सा टेस्ट करवा रहे हैं। ये खून वाले टेस्ट पे आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। तो एक दफ़ा उसकी ट्रीटमेंट ले लें और फिर अपने आप को रिलैक्स कर लें। ये नहीं कि एच पाइलोरी तो चला गया, आप उसकी एंग्जाइटी लेके बैठे रहें, फिर आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो जाए। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो है ये क्या चीज़ है, और जो लोग इसका शिकार हैं फिर उन्हें क्या करना चाहिए? उसमें मैंने जैसे बताया कि इसमें आपको कोई वजह नहीं मिलती, आप सारे टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, उसकी वजह अमूमन एंग्जाइटी और डिप्रेशन ही होता है कि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो ऐसे हार्मोन्स निकल रहे हैं आपके माइंड से, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, जिनकी वजह से आपके मैदे पे असर आ रहा है, तो उसमें तो जब तक आपका जो जैसे यही एक चीज़ आ गई कि मुझे तो कोई मैदे का अल्सर हो गया है और अब ठीक नहीं होगा, ऐसी बातें जहन में बैठ गई, या कोई और इवन लाइफ का आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो आपको एड्रेस करना होता है। आपको बैठ के अपने किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, या इवन आप खुद भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज करते हैं। फिर इसमें एक्सरसाइज का बहुत रोल है, क्योंकि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं जिनसे आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया के लिए तो ये है कि आप एक दफ़ा डॉक्टर से पहले चेक कर लें, करवा लें अच्छी तरह से, सारे कॉजेज जब रूल आउट हो जाएं तो फिर इसको लेबल किया जाता है कि कोई और वजह नहीं है, सिर्फ ये है। तो उसमें आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। एक और मसला जो कि बहुत कॉमन आजकल दिखाई देता है वो है आईबीएस का, कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी वैसे तो कहते हैं कि ये कुछ अमीर लोगों की बीमारी है, लेकिन क्या इसमें कोई सदाकत है और ये क्यों हो जाता है? बिल्कुल, आईबीएस भी इसी की कंटिन्यूशन में अगर हम चलें, जैसे मैदे में फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, इस तरह आंत में आईबीएस है, तो वो नाम से ही पता चल रहा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आप यूँ समझ लें कि आंत का चिड़चिड़ापन, अगर आप उसको ट्रांसलेट करें, तो वो उसमें ये होता है कि आप सारे टेस्ट करते हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि उसको मरोड़ पड़ रहे होते हैं, उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा होता है, कई लोगों को कब्ज़ का मसला होता है इसकी वजह से। लेकिन ये भी आप किसी को लेबल करने से पहले आपने सारे टेस्ट करवा के ये तसल्ली कर लेनी होती है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, इसमें कहीं कोई टेस्ट अब्नॉर्मल नहीं आ रहा होता, सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, क्योंकि ये आपके माइंड से हो रहा है, एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर इसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए? जो लोग इस मसले का शिकार हैं वो ये लाइफस्टाइल को आपकी इफ़ेक्ट कर देता है, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इफ़ेक्ट हो रही होती है, तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कि वो इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, कि उस पेशेंट को ही आप जब डॉक्टर ने सारा रूल आउट कर लिया तो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि देखें आपको कोई बीमारी नहीं है। वो तो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके माइंड में ऐसे होता है कि मुझे कोई या तो आंत का कैंसर है, या आंत की कोई ऐसी बीमारी है, या फिर वसवसे आते हैं कि शायद इस डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, या मेरी कोई ऐसी बीमारी है जो टेस्टों में नहीं आ रही, मुझे कोई यूनिक किस्म की बीमारी हो गई है और किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहला स्टेप तो एक्सेप्टेंस होता है कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, आपके टेस्ट हमने कर लिए, ये बिल्कुल क्लियर है, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद फिर कुछ लोगों में सिम्टोमेटिक मेडिसिन और साथ साथ फिर उनको लाइफस्टाइल चेंजेस, और जब एक दफ़ा उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि इट्स जस्ट माई माइंड, कोई ऐसी मेरे उसमें मसला नहीं है, तो आहिस्ता 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 जब वो थोड़ा डिसेंसिटाइज होते हैं, बेसिकली वो हाइपर फोकस हुए होते हैं और हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन उनका दिमाग जो है पूरा दिन उनकी आंत को मॉनिटर कर रहा होता है कि कहीं मुझे मोशन तो नहीं आने वाला, कहीं मुझे पेट में दर्द तो नहीं होने वाला, मैं कहीं जा रहा हूँ तो क्या होगा, इस तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं और वो थॉट्स ही ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो एक्सेप्टेंस, काउंसलिंग, कुछ सपोर्टिव सिम्टोमेटिक मेडिसिन, और फिर इसमें कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उसका भी रोल है, और कुछ केसेस में फिर हम मेडिसिन की तरफ भी जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये इसका कोई एज रिलेशन भी है, क्योंकि ज़्यादातर ये सीनियर सिटीजन्स में देखा जाता है? जी, एज सच कोई एज तो नहीं है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि यंग फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशनली ज़्यादा लेबाइल होती हैं। इसी तरह ओल्ड एज में भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ओल्ड एज में आईबीएस लेबल करने से पहले हमें और भी ज़्यादा मुहतात होना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी गट की इंटेस्टाइन की बीमारियाँ, बिलखुसूस जैसे आंत का कैंसर है, ये बड़ी एज में ज़्यादा होता है जी। तो हम किसी को ये लेबल करने से पहले मेक श्योर कर लें कि हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। और कॉलन कैंसर जो है ये दुनिया के ज़्यादा पाए जाने वाले कैंसर और बड़ी एज में वो ज़्यादा होता है, और बड़ी एज में वो ज़्यादा होता है। लेकिन लाइकवाइज मैदे का जो कैंसर है ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन कैंसर्स में से एक है, इसका पता भी नहीं चलता और ये एकदम से डिस्क्लोज होता है एंड यू गेट ओनली 6 months, और इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि आप पूरा
स्टमक जो है ट्रांसप्लांट करवाएं, विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी जिसे डिफ़िकल्ट। तो इसके बारे में क्या गाइड करेंगे कि जो लोग, अब नेट से तो हम सब कुछ पढ़ते रहते हैं, तो एज डॉक्टर व्हाट विल यू गाइड अस के देन हाउ टू प्रिवेंट इट, कि हम उसका शिकार ना हो, किन चीज़ों को बारे में हम अलर्ट रहें? अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आजकल नेट से मिल जाती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का होना काफ़ी नहीं होता। आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, वो भी बड़ा, और उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ रेड साइंस होते हैं कि ये अगर आएँ तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास चले जाएँ। अदरवाइज जो बाकी सिम्टम्स हैं, आपको उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैदे और आंत के लिहाज से ये है कि अगर आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, तो आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, डाइट भी नहीं कर रहे, और आपका वज़न गिरना शुरू हो गया, 8-10 किलो वज़न गिर गया आपका, या आपका जो पाखाना है वो काले स्याह रंग का आ रहा है, या आपका कै हो रही है जिसमें खून आ रहा है, या आपके पाखाने में मुसलसल खून आया जा रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको शदीद किस्म का डायरिया है, या लंबे अरसे से आपको पेट में दर्द है और कोई नई अलामात भी आना शुरू हो गई, कब्ज़ शुरू हो गई है, ऐसी अलामात आती हैं, या खाना निगलने में कोई मसला होता है, खाना गले में फंस जाता है, इस तरह की जो या आपका ब्लड लेवल ड्रॉप होने पड़ जाता है अनएक्सप्लेन्ड, जिसे आप बात करते हैं एनीमिया हो जाता है, इन सूरतों में आप लाजमी अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। इसका मतलब है रेड साइंस हैं कि ये रेड अलार्म्स हैं, कुछ चल रहा है, तो आपको होना चाहिए। अदरवाइज आपके जो इंटेस्टाइन के सिम्टम्स हैं, स्टमक के सिम्टम्स, अगर कोई वेट लॉस नहीं हो रहा आपको, कोई आपको ब्लड नहीं आ रहा, कोई इस तरह के सिम्टम्स नहीं हैं, तो अब रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो फिर एंग्जाइटी से, जैसे हमने फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहा या IBS का, इसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर अब्बासी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। और वाइंड अप करते हुए मैं दोबारा एम्फेसाइज इस बात पे करना शुरू चाहूँगी कि गट जो है हेल्थ का ताल्लुक हमारे ब्रेन के साथ, और इसे सेकंड ब्रेन भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो सब हमारी सेहत को, और हमारे बहुत से जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में बन रहे होते हैं। जी, जैसे कौन से? जैसे हमारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो इटसेल्फ जो है वो और कैसे हम उनको ज़्यादा अच्छा, कि वो ज़्यादा अच्छा बने, ज़्यादा बने, उसके लिए क्या क्या करना उसके लिए यही है कि जो चीज़ें मैंने पहले कही, एक्सरसाइज करें, अपने जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उनको थोड़ा एनालाइज करें कि हम जो सोच रहे हैं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है, वो नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बाहर निकले, सनशाइन में जाएँ, ये चीज़ें जो हैं बड़ा आपको आपके हार्मोन्स बेहतर करती हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आई होप के कीपिंग दीज गाइडलाइंस इन माइंड आप अपनी सेहत का और ज़िंदगी का ख्याल रखेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे अपने मेहमान के साथ। आओ फिर से मुस्कुराएं।